हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण निकाय के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पहले डिफाइन किया था कि रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में Ax इक्वल टू बी प्रकार से लिखा जा सकता है, जहाँ A जो है उसे गुणांकों की मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट और B जो होती है उसे बोलते थे हम स्तंभ मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है उसको। इसके बाद में हमने एक स्पेशल केस देखा, समघात रैखिक समीकरण निकाय, यानी कि अगर बी वेक्टर अगर आपका जीरो वेक्टर है तो उसे हम कहते हैं समघात समीकरण निकाय, यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसके सभी अचर क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं समघात रैखिक समीकरण निकाय। इसके बाद में हमने देखा कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि अगर किसी समीकरण निकाय का एक हल विद्यमान होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि कम से कम एक हल विद्यमान होता है, तो उसे कहते हैं हम संगत निकाय। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कम से कम एक स्तंभ सदिश सॉल्यूशन x1 इस प्रकार से होता है कि ax1 इक्वल टू बी, तो ऐसे समीकरण निकाय को हम कहते हैं संगत निकाय, कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे कहते हैं असंगत निकाय। इसके बाद में हमने कुछ केस देखे थे कि कब जो है सॉल्यूशन यूनिक होता है और कब जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका मतलब x इक्वल टू जीरो रहेगा, केवल इसको बोलते हैं नल सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमने कंडीशन वाइज देखा था नलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो अगर नलिटी जो है वो जीरो के बराबर होगी तो मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन यानी कि जीरो सॉल्यूशन। और नलिटी अगर आपकी पॉजिटिव है, जीरो से ज्यादा है, तो उसको मिलेंगे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब हम जनरल केस की बात करते हैं, यानी कि असमघात समीकरण निकाय। तो असमघात समीकरण निकाय में जो आपका जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे माना है बी, ये बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और बी के नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट जो होगा बी का, एक अवयव, वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे समीकरण निकाय को हम कहते हैं असमघात निकाय, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो असमघात रैखिक समीकरण निकाय की परिभाषा देखते हैं, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो जैसा हमने समघात निकाय को परिभाषित किया था, वैसे ही हम असमघात समीकरण निकाय को परिभाषित करेंगे। वह रैखिक समीकरण निकाय जिसके दाहिने पक्ष, राइट हैंड साइड में, कम से कम एक अचर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, शून्य होना चाहिए। होमोजीनियस के केस में क्या था, सभी अचर क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। लेकिन इसमें उसका उल्टा है कि कम से कम एक अचर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण निकाय क्या कहलाता है, असमघात रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। और इसे मैट्रिक्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं Ax इक्वल टू बी से, जहाँ A m क्रॉस n मैट्रिक्स है, x जो है वो जो आपके चर गुणांक है x1 x2 xn, उसका स्तंभ मैट्रिक्स है n क्रॉस 1। और B एक अचर राशियों की स्तंभ मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हमने असमघात रैखिक समीकरण निकाय को परिभाषित किया है। जैसे हमने पहले देखा था कि जो समघात समीकरण निकाय होता है उसमें हम नलिटी के बेस पे, कि नलिटी के बेस पे हम देखते हैं कि दो प्रकार से सॉल्यूशन होते हैं, या तो होता है यूनिक सॉल्यूशन या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर नलिटी काम नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि नलिटी तब काम करती है जब Ax इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका नल स्पेस होता है। ठीक है, और उसी की डायमेंशन जो होती है वो नलिटी होती है। बेसिस और डायमेंशन के बारे में हम जब वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नलिटी का कंसेप्ट केवल होमोजीनियस सिस्टम में काम करता है, यहाँ पर नलिटी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक कंडीशन देखेंगे कि कब जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, क्या यूनिक होगा सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो हम तीनों केस को डिस्कस करेंगे थ्योरम के माध्यम से। थ्योरम देखते हैं हम। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो है उसकी कंसिस्टेंट यानी कि संगतता जो होती है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है उसको हम इस थ्योरम से देखते हैं कि जो समीकरण निकाय है Ax इक्वल टू बी,
एक संगत निकाय होगा यदि जो गुणांक मैट्रिक्स है ए और संवर्धित मैट्रिक्स, जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ए बी। ठीक है, इसकी जातियां क्या हो, समान है। अगर ए और इस संवर्धित मैट्रिक्स दोनों की रैंक सेम है तो हम कहेंगे कि ये जो निकाय है एक क्या है, संगत निकाय है। और अगर मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, संवर्धित मैट्रिक्स की जो रैंक है वो बराबर नहीं है तो इसे हम कहेंगे असंगत निकाय। अब बात आती है कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है m क्रॉस n, ठीक है, और एक मैट्रिक्स दे रखी है b n क्रॉस 1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसमें m रो है और n कॉलम है। ठीक है, हम इस प्रकार से लिख देता हूं, m रो है और n इसमें कॉलम है। और बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में n m क्रॉस 1 होगी, m रो है और 1 कॉलम। अब मैं इस मैट्रिक्स ए को मैंने एज इट इज लिख दिया और साथ में बी को लिख दिया, और बीच में ये जो है गैप इसको मैंने हटा दिया। तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसमें रो तो एम ही रहेगी लेकिन कॉलम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कॉलम एक बढ़ जाएगा। तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी ए और बी को आपस में ज्वाइन करने से वो मिलेगी एम क्रॉस एन प्लस 1। इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि संवर्धित मैट्रिक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए के कॉलम है उनको एज इट इज लिख देना है, ये सभी मैंने ए के कॉलम लिख दिए, और उसके बाद में जो वेक्टर बी है उसको एज इट इज लिख देना है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, इसे कहेंगे ऑगमेंटेड यानी कि संवर्धित मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि अगर इसकी और इसकी रैंक बराबर है तो इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और रैंक बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। तो प्रूव करते हैं इसको। तो पहले तो मैं समीकरण निकाय को इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। तो माना रैखिक समीकरण निकाय Ax इक्वल टू बी निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, a11x1 प्लस a12x2 एंड सो ऑन a1n xn, जहां x1 x2 और xn क्या है, चर राशियां हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और a11 a12 ये सभी आपके कांस्टेंट है, b1 b2 ये सभी आपके कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर m आना चाहिए, इसको हम मान लेंगे सिस्टम नंबर 1। अब हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि जब मैट्रिक्स की रैंक और संवर्धित मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या है, बराबर है। तो मैंने मान लिया कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक क्या है, आर के बराबर है। अब जो समीकरण निकाय है को हम उचित प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों की सहायता से निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, हमने जब प्रीवियस वीडियोस में जब एशेलन फॉर्म पढ़ा था तो हम क्या करते हैं कि जो नॉन जीरो रो होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसकी सहायता से इस रो के इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट, इस प्रकार से आपको पीवोट एलिमेंट मिलते हैं। तो ये फर्स्ट पीवोट, सेकंड पीवोट, और जितने पीवोट एलिमेंट होते हैं उसको उसकी क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स आपको जो मैट्रिक्स ए और बी दे रखी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसको अगर रैंक अगर आर के बराबर है, क्योंकि ए की रैंक आर है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी आर होगी। तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके आर रो में लिख सकते हैं। और बाकी की जो सारी रो होंगी वो क्या होंगी, जीरो रो होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मैं 2 क्रॉस 3 का सिस्टम लिखता हूँ, तो 1 2 3 और ये आपका 1 0 1 2 और 0, इसको मैं 0 0 0। तो अब ये जो है रैंक क्या है इसकी, 2 रैंक है, तो इसकी केवल 2 रो होंगी और नीचे की जो रो है वो क्या होगी, 0। अगर आपको डिटेल में देखना है कि एशेलन फॉर्म क्या होता है तो आप जो प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस वीडियोस है जिसमें हमने एशेलन फॉर्म को डिस्क्राइब किया है और कैलकुलेशन किया है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होगी इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम है इसमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और इसमें क्या करेंगे, इसको एशेलन फॉर्म में चेंज करेंगे, एशेलन फॉर्म, या फिर हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो कोई ना कोई हम चेंज करेंगे, जैसे मान लो कि हमने एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से चेंज किया या किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया या ऐड किया, जो भी हमें पंक्ति रूपांतरण लगाने हैं वो हम अप्लाई करेंगे।
तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये सब कुछ चेंज हो जाएंगे। तो नए जो एलिमेंट है उसको मैंने मान लिया C11, तो C11 x1, C12 x2 अप टू C11 n। और फिर क्या होगा, जो x1 के जो गुणांक है, क्योंकि हम इस कॉलम को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो ये x1 के जो सभी गुणांक है सभी इक्वेशंस में ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसके बाद में C22 x2 आएगा, फिर x3 का गुणांक आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, r का गुणांक CRR। इसके जो सारे, क्योंकि रैंक r है तो केवल r रो मिलेगी, हमें r पंक्तियां मिलेगी, तो 1 2 3 अप टू r पंक्तियां। और इसके जो, इसको तो मैं सिस्टम 2 मान लेता हूँ, और जो शेष जो टोटल रो कितनी है आपके पास, आम m है, इसमें से मैं r रो को लिख चुका हूँ, तो कितनी बचेगी समीकरण हमारे पास, m माइनस आर। इन m माइनस आर इक्वेशंस का जो रूप होगा वो इस प्रकार से होगा, 0x1 0x2 अप टू 0xn इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर 0। इनको लिखने का कोई सेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, ठीक है। तो ये मेजर केस था, इसमें हम माइनर केस देखते हैं। हम माइनर केस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स आ रहे हैं। आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है m क्रॉस n, और रैंक दे रखी है r। तो m n और r ये तीन वैल्यूज है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के केसेस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो माइनर केस है वो ये है कि तीनों की वैल्यू बराबर हो, यानी कि m और n आपस में बराबर हो। इसका मतलब होगा कि जो सिस्टम होगा वो एक स्क्वायर सिस्टम होगा, यानी कि जितनी इक्वेशन है उतनी ही अचर, जो वेरिएबल है उतने ही वेरिएबल हो गए, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू number of equations is equal to number of variables। तो ये आपका स्क्वायर सिस्टम हो गया, और रैंक भी उतने ही बराबर है, यानी कि तीनों की तीनों अगर वैल्यू बराबर है तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो समीकरण निकाय है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे a डैश x इक्वल टू b डैश, ठीक है। तो a डैश तो आपकी ये मैट्रिक्स होगी, क्योंकि रो भी कितनी रहेगी, r रो रहेगी, और r ही इसमें क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। और जो मैट्रिक्स रहेगी के की मैट्रिक्स, इसको मैंने नाम दे दिया बी डैश, जो भी क्या होगी r क्रॉस 1 की एक कॉलम मैट्रिक्स। तो अब ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक क्या है, r के बराबर है। इस रैंक r के बराबर है क्योंकि हमने मान रखा है कि इसकी रैंक r है। तो अगर रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो जाए, मान लो कि A जो है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ A इक्वल टू n है, तो इसका मतलब A जो है एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी, यानी कि A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं, A हमारे पास ये सिस्टम है, A डैश इक्वल टू B डैश, इसको दोनों तरफ में लेफ्ट साइड से A डैश के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इनवर्स से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो इन्वर्टिबल हो। तो पहले हमने दिखा दिया कि ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अब हमने इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू a डैश का इनवर्स b डैश। तो इस प्रकार से आपको एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, ठीक है। जो समीकरण निकाय का क्या है, एक अद्वितीय है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं केस सेकेंड की। तो फर्स्ट केस में हमने ये वैल्यू मानी है कि m और n जो है वो आपस में बराबर है। अब दो केस और हो सकते हैं, m जो है वो बड़ा हो सकता है या फिर m जो है छोटा हो सकता है। तो इन दोनों केस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अब पहला केस हम ले रहे हैं कि m जो है वो ग्रेटर देन n हो। अब r के लिए भी केस लेना पड़ेगा, क्योंकि r जो है वो क्या है, रैंक है मैट्रिक्स की, और रैंक मैट्रिक्स का रैंक लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ m और n की। तो रैंक ऑफ a क्या है, r, और m और n का मिनिमम क्या है, m और n का मिनिमम है, m बड़ा है तो ये n से छोटा होगा, यानी कि r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n। तो अब r के लिए भी दो केस बन गए कि r या तो एग्जैक्टली n के बराबर हो या फिर वो लेस देन हो n से। तो दो केस और बनेंगे। तो फर्स्ट केस में हम डिस्कस करते हैं कि जो रैंक है वो n के बराबर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण निकाय को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a डैश x इक्वल टू b डैश, जहाँ a डैश आपकी ये मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि r n के बराबर है तो मैंने r की जगह रख दिया n। तो a डैश जो होगी वो n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी,
और बी डैश जो होगी वो n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, ये इस प्रिंटिंग है यहाँ पे। और इसका ऑर्डर कितना है, n के बराबर, और इसकी रैंक भी किसके बराबर है, n के बराबर, क्योंकि r और n आपस में बराबर है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए डैश जो है क्या होगी, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। तो अतः रैखिक समीकरण निकाय जो होगा Ax इक्वल टू बी, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि पिछले केस में हमने देखा है। ठीक है, अब हम मानते हैं केस नंबर थर्ड। सेकंड केस में हमने माना कि r जो है वो n के बराबर होता है। इस केस में हम मानेंगे कि r जो है वो n के बराबर नहीं, उससे छोटा होगा। तो m ग्रेटर देन n, जो पहले वाला केस था, बस यहाँ पर चेंज कर देंगे कि r जो है वो n से छोटा है। तो समीकरण जो निकाय है उसमें r समीकरण होंगे और n चर राशियां होंगी। ठीक है, समीकरण निकाय जो टू था हमारा, क्योंकि ये कितनी इक्वेशन है आपकी, r इक्वेशन है। ठीक है, और वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, x1 x2 अप टू xn, यानी कि जो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है वेरिएबल्स की वो है n। इक्वेशन है कम, वेरिएबल्स है ज्यादा, उस केस में क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कैसे निकालते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समीकरण निकाय जो है में जो डिफरेंस है नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन का जो डिफरेंस आता है n माइनस आर, इन चर राशियों को कोई भी स्वेच्छ मान हम दे देते हैं। स्वेच्छ मान का मतलब अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं। ये जो है फ्री वेरिएबल्स होते हैं, इनको चाहो जो वैल्यू दे सकते हो, सबको जीरो रख सकते हो, सबको वन रख सकते हो, किसी को वन किसी को जीरो, जो भी आपका मन करे वो वैल्यूज आप पुट इसमें कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जो n माइनस आर जो होंगे चर राशियां, उसको स्वेच्छ मान यानी कि आर्बिट्री वैल्यू प्रोवाइड करने पर जो निकाय टू है के अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो जब r जो होगा लेस देन n होगा तो सिस्टम के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब बात करते हैं, अब जो ऊपर के दो केस थे उसमें हमने माना m ग्रेटर देन n, सिमिलरली हम मान लेंगे m लेस देन n। अब रैंक जो होगी वो लेस देन इक्वल टू m के बराबर होगी इस केस में, क्योंकि मिनिमम जो होगा वो m होगा इस बार। तो दो केस वापस बनेंगे, या तो r m के बराबर हो या r m से छोटा हो। तो वो सेम केस रहेंगे कि r समीकरण है और n चर राशियां हैं, और n की वैल्यू क्या है, r से ज्यादा है, क्योंकि r क्या है, m के बराबर, और m क्या है, लेस देन n। तो यहाँ से सिंपल आइडिया कि r जो होगा लेस देन n होगा। तो सिमिलर केस बनेगा r लेस देन n का, तो वही सेम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो n माइनस आर को हम क्या करेंगे, स्वेच्छ मान देंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। अब इसके बाद में तो सिमिलरली जो फिफ्थ केस होगा, जब m की वैल्यू n से तो छोटी है लेकिन r भी क्या है, m से छोटा है, तो r क्या है, m से छोटा, और n क्या है, n से छोटा। तो फाइनली हो गया r जो है n से छोटा है, और n से छोटा है, तब क्या हो गया, आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी पॉसिबल केस हो सकते थे m n और r की वैल्यू के ऊपर, उसमें हमने देखा कि सभी में क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या फिर आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ही केस में सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस समीकरण निकाय को हम कहते हैं संगत निकाय। तो हम इसको कॉन्क्लूसिवली लिख सकते हैं इस प्रकार, यदि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो, तो समीकरण निकाय Ax इक्वल टू बी के, बी जो है समीकरण निकाय Ax इक्वल टू बी एक संगत निकाय होगा। ठीक है? एक संगत निकाय होगा, और संगत निकाय है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब बात करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या होगा, केस नंबर सेकेंड, मेजर केस की बात कर रहे हैं। दो मेजर केस थे, एक में रैंक जो है बराबर होती है, और एक जो है वो रैंक बराबर नहीं होती। तो इसको मैं लिख देता हूं, जब रैंक ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी। अब दोनों की रैंक बराबर नहीं है, तो मैं मान लेता हूं, माना रैंक ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। अब रैंक ऑफ ए आर के बराबर है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, ये हमें देखना है। तो इसको मैं समझाने के लिए
तो ये आपके पास जैसे मैट्रिक्स है E11, E12 एंड सो ऑन E1 है, ये मैं एसलन फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये हो गया A22 अप टू A2 है। इसी प्रकार से A00 यहाँ हो जाएगा ARR और ARN, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, और इसके बाद में सारी रो क्या होंगी, 0 होंगी। इसी प्रकार से जो बी कॉलम है कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको मान लेते हैं B1 B2 अप टू बी एन, एम मान लेते हैं इसको, एम ग्रोस 1 का है और ये एम ग्रोस एन की मैट्रिक्स है। आर, इसकी जो रैंक है वो आर के बराबर है, इसका मतलब इसमें आर क्या है, रोज है। अब बात क्या होती है, अब बात ये होती है कि अगर हम इसमें एक कॉलम ऐड करें तो रैंक में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो रैंक में दो चीज हो सकती है, या तो इसको मैं ऐड करूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़े, या प्रभाव पड़े। तो रैंक एक तरीके से, जिसने जब हमने रैंक का कॉन्सेप्ट देखा था तब हमने डिस्कस किया था कि रो रैंक और कॉलम रैंक का कॉन्सेप्ट। तो इसकी रैंक क्या है, आर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स में आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स जो है वो क्या होंगे, आर। अब मैं अगर एक कॉलम ऐड कर देता हूं तो दो चीजें हो सकती है, या तो नया जो मैट्रिक्स बना उसमें भी आर ही एल आई कॉलम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एल आई कॉलम ऐड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एक कॉलम ऐड हो सकता है, तो आर प्लस वन। अगर आर के बराबर होगा वो केस हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ए की और उसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और बराबर वाला केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे जब इसकी रैंक तो आर के बराबर है लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, आर प्लस वन, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लिख देते हैं, तब जो रैंक होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज टू बी की वो हो जाएगी आर प्लस वन के बराबर। तो जो समीकरण निकाय एक था उसको हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों की सहायता से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, आपका ए जो रैंक है, ए का रैंक वो आर के बराबर है, तो हमें आर इक्वेशंस मिलेगी जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है प्रीवियस केस में। ये तो ठीक है, बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो किसके बराबर है, आर प्लस वन। इस केस में एक इक्वेशन और ऐड होगा जो कि होगा 0x1 0x2 एंड सो ऑन 0xn इक्वल टू के आर प्लस वन, ठीक है। क्योंकि बी का कॉलम जो है वो नॉन जीरो रहेगा, अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो रैंक आर के बराबर ही हो जाएगी, तो ये क्या रहेगा, नॉन जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, पूरा का पूरा जीरो, जिसको हम लिख सकते हैं 0x1 0x2 अप टू 0xn। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये टोटल आर प्लस वन इक्वेशन हो गई। टोटल हमारे पास जो है एम इक्वेशंस थी, तो उसमें से आर माइनस वन इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो वो इक्वेशन इस प्रकार से होगी 0x1 0x2 टू 0xn इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो बराबर जीरो। अब यहाँ से एक चीज पता चलती है हमें कि सॉल्यूशन जो होता है किसी भी निकाय का वो क्या होता है, x1 x2 टू xn की वह वैल्यूज जो कि हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ऐसा नहीं है कि केवल इसको सेटिस्फाई करें, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो ऐसा सेट होना चाहिए सॉल्यूशन का जो सारी की सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, इसको तो सभी सेटिस्फाई करेंगे, तो ये तो कंसिडर करने की नीड ही नहीं है। तो इसको देखेंगे कि अगर जो x है आपके, वो इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ आर प्लस वन है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ये इक्वेशन कोई भी सेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या रहने वाला है, जीरो। चाहे x1 कुछ भी लो आप, x2 कुछ भी लो, हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा जीरो, और ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक तरह से आपको एब्सर्ड कंडीशन बन गई कि जैसे वन इक्वल टू जीरो, टू इक्वल टू जीरो, थ्री इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से। और ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती है, इसका मतलब इस समीकरण निकाय का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो इसको मैं सिस्टम 3 दे देता हूं, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, क्योंकि समीकरण निकाय 3 के अंतिम समीकरण
का अंतिम समीकरण x1 x2 अप टू xn की किसी मान के लिए संतुष्ट नहीं होता है, अतः समीकरण निकाय ax इक्वल टू b का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अर्थात समीकरण निकाय ax इक्वल टू b एक असंगत निकाय। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि जब मैट्रिक्स और उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रेंज जो है बराबर नहीं होती है तो वह निकाय क्या कहलाता है? असंगत निकाय होता है। अब हम इसको समराइज करके एक नोट के रूप में लिख देते हैं, इससे हमें आसानी हो कि कब हम सोल्यूशन सिस्टम को कंसिस्टेंट कहेंगे और कब उसको इनकंसिस्टेंट। तो बात करते हैं, तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ ax इक्वल टू बी आपका एक सिस्टम है। इसकी दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट केस, जब रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर। इसको थोड़ा सा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज टू बी। और दूसरा केस हो सकता है जब आपका रैंक ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी दो केस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो केस क्या होंगे? या होगा m इक्वल टू n, ठीक है, या फिर m इक्वल टू n नहीं करते हैं, हम सिंपल लिखते हैं r इक्वल टू n। अगर रैंक जो है r के बराबर है और रैंक r के बराबर नहीं, या हम इसको स्पेसिफिकली ऐसे करें रैंक इज नॉट इक्वल टू n। अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं देखो। अगर ax इक्वल टू b है तो इसे कहेंगे कंसिस्टेंट, इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कंसिस्टेंट है तो दो केस हो सकते हैं कि r अगर n के बराबर है तो इसका मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को नीचे लिख देते हैं। और अगर r n के बराबर नहीं है तो उसे कहेंगे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये आपका समराइज वे में है कि अगर आपको ax इक्वल टू बी सिस्टम दे रखा है तब हम रैंक चेक करेंगे ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। अगर बराबर है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम रैंक को चेक करेंगे या रैंक जो है नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर है क्या। अगर रैंक नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सॉरी, एन यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होती है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जांपल जो है, हम एग्जांपल देखने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम n क्रॉस n जो वर्ग स्क्वायर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है उसको सोल्व करने के कुछ मेथड देखेंगे और एक का मेथड का हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। वैसे दो मेथड आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, जो आपने क्लास 12th में आपने पढ़े होंगे, तो हम पहले इसको मेंशन कर देते हैं। n क्रॉस n है समघात समीकरण निकाय की बात करते हैं हम। तो जो पहला मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका इनवर्स मेथड। तो इसको मैं लिख देता हूँ व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि। तो इनवर्स मैट्रिक्स मेथड
मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ये क्या होता है? अब जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माना ax इक्वल टू बी एक समघात निकाय है तथा ई समघात निकाय मान लेते हैं और इसी पर केस लगा देते हैं। केस नंबर फर्स्ट, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। तब जो x होगा वो दिया जाएगा आपका ए इनवर्स इंटू बी। ये इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो हमें केवल क्या देखना है? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और केस फर्स्ट के बाद में देखते हैं केस सेकंड, कि डिटर्मिनेंट मान लो कि इक्वल टू 0 हो जाए, तो तब क्या होगा? ax इक्वल टू बी के अनंत हल विद्यमान होंगे। अनंत हल विद्यमान होंगे। तो ये तो हो गया आपका इनवर्स मेथड। तो इनवर्स मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है? आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, और अगर डिटर्मिनेंट जो है आपका 0 के बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? ए इनवर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी से। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड मेथड। जो सेकेंड मेथड है वो एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिसे बोलते हैं क्रेमर का नियम। ठीक है, क्रेमर्स रूल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्रेमर नियम, यानी कि क्रेमर्स क्रेमर्स रूल। जी क्या होता है ये आपका? अब ये तो आपको डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इनवर्स निकालो उससे पहले हम और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो ए है वो 3x3 का है, क्योंकि क्रेमर जो रूल है वो आपका 3x3, इन जनरल हम n×n के लिए भी लगा सकते हैं, बट हम इसको 3x3 के लिए मानते हैं। तो माना ax इक्वल टू बी, जहां ए एक 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, साथ के साथ हम मानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तब फॉर्मूला होता है xi इक्वल टू होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ। तो ये आपका फॉर्मूला है जहां आई है 1 2 3। अब बात करते हैं, हमें ए मैट्रिक्स तो पता है, लेकिन ये ए आई क्या है? तो जहां ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है यहाँ पे, जहां ए आई मैट्रिक्स ए के आई वे स्तंभ को बी से बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स। यानी कि जो मैट्रिक्स ए का जो आईवा कॉलम होगा, यानी कि अगर हम A1 की बात करें तो फर्स्ट कॉलम को हम बी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, A2 की बात करें तो सेकंड कॉलम को बी से रिप्लेस कर देंगे। A3 की बात करें तो थर्ड कॉलम को बी से रिप्लेस कर देंगे। ये हमने 3 के लिए लिखा है, आप इन जनरल n के लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स आई जो हो जाएगा इसी फॉर्मूले से दिया जाएगा। और आई वह जो स्तंभ है, जैसे मान लो 5 निकालना है तो 5 के स्तंभ को हम बी से रिप्लेस कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक इजी मेथड है। अगर आप इसमें केवल आपको 4 डिटर्मिनेंट, मान लो कि 3x3 का सिस्टम है तो आपको 4 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ए का डिटर्मिनेंट, A1 A2 A3 का डिटर्मिनेंट, 4 डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट कर लिए तो आप इजीली इससे x1 x2 x3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड, जो कि आपका एक बहुत ही अच्छा मेथड है सिस्टम को सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लिमिटेशन नहीं है। अगर मान लो कि मैं क्रेमर का रूल लगाना चाहूँ 4x4 पे, तो मुझे 4x4 के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
इनवर्स मेथड में भी क्या है, 4x4 का इनवर्स निकालना भी बहुत टफ टास्क होगा आपके लिए। लेकिन जो थर्ड मेथड है जिसे हम बोलते हैं ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, ई रूपांतरण विधि, इसमें क्या होता है, आप कितना भी बड़ा सिस्टम हो उसको इजीली इस पे सोल्व किया जा सकता है। ई रूपांतरण विधि यानी कि ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है, इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो आपका ये सिस्टम है ए इस टू बी को, यानी कि इसको संवर्धित मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम, इसमें संवर्धित मैट्रिक्स जो कि आपका होगा ए टू बी को प्रारंभिक रूपांतरणों की सहायता से आई टू बी डैश में परिवर्तित किया जाता है। तथा बी डैश जो है वो निकाय ए एक्स इक्वल टू बी का हल होता है। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ए को हमें चेंज करना है आई में। तो जैसे ही ए आई में चेंज हो जाएगा, बी में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसको हमने मान लिया बी डैश, तो यही बी डैश इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये एक जनरल मेथड है जिसकी सहायता से हम जो है किसी भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। इसको मैं दूसरा नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको नोट लगा के, इस विधि को गॉस जॉर्डन विधि यानी कि गॉस जॉर्डन मेथड भी कहा जाता है। तो गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, हम ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट की उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं, पहले हम क्रेमर रूल का एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में तो आपके पास एक सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम को हमें सोल्व करना है। तो ये 3x3 का सिस्टम है। क्यों है ये 3x3 का सिस्टम, क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 ही आपके पास क्या है, अननोन एक्स वाई जेड। अब इनको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेमर मेथड का यूज करेंगे। तो क्रेमर मेथड के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस, ठीक है। तो जो भी आपको गुणांक दे रखा है उसको सीधा का सीधा हम क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो x का गुणांक है 1, y का 1 है, z का 1 है, तो यहाँ लिख दिया 1 1 1। यहाँ x का है 1, y का है -1 और z का है +1। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन को भी लिखेंगे। और जो बी मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होगी, 6 2 1, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन हमें दे रखी होती है उसको हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी के प्रकार में। अब बात करते हैं, ये तो ठीक है आपका लिख दिया। अब हम पहले सबसे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट भी करेगा, मतलब इनफाइनाइट होंगे या यूनिक होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा आपका, 1 1 1 1 माइनस 1 1। मैट्रिक्स को मैंने एडजेटिव लिख दिया। अगर आपको नहीं पता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। मैं इसको फर्स्ट रो, प्रथम रो के सापेक्ष इसका क्या करता हूँ, प्रसार। तो पहला एलिमेंट डिटर्मिनेंट इसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, इस रो को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास ये बचेगा -1 1 1 और माइनस, -1 1 1 और माइनस। इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट में माइनस आएगा, 1 1 2 -1।
और थर्ड एलिमेंट में प्लस आएगा जो कि होगा 1 माइनस 1 2 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। -1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस वन, ये हो जाएगा 1 माइनस वन माइनस वन, 1 इंटू -1 हो गया और 2 इंटू 1 हो गया 2, प्लस 1 1 प्लस, ये हो गया 0, -1 और -2 कितना हो गया 3, 3 इंटू -1 हो गया +3, 2 और 1 हो गया 3, तो ये हो गया 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया आपका 6, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। और जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया इसका मतलब आता है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको क्रेमर रूल से भी कर सकते हैं और इनवर्स मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं। तो इनवर्स मैट्रिक्स से हम नहीं करेंगे क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स आप ऑलरेडी 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो और यहाँ पर भी बस आप सिंपल अगर आपको चाहिए तो आप इनवर्स निकालो और बी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। हम यूज करेंगे क्रेमर्स का रूल। तो अब हम डिफाइन करते हैं इवन मैट्रिक्स। इवन मैट्रिक्स क्या होगी, मैंने कहा था कि ए आई का मतलब होता है आई रो, आई जो कॉलम है उसको बी से रिप्लेस करना। तो यहाँ पर ए वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ए का जो पहला कॉलम है इसकी जगह रख देंगे बी को, यानी कि यहाँ रखेंगे 6 2 1। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 1 और बाकी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ऑल राइट। ठीक है, फिर डिफाइन करता हूँ मैं ए टू में क्या होगा, पहला रो एज इट इज आएगा जो कि है 1 1 2 1 1 2, लेकिन दूसरे रो की जगह आ जाएगा बी कॉलम जो कि है 6 2 1। ए थ्री क्या हो जाएगा 1 1 2 1 -1 1, और जो तीसरा कॉलम है ए का उसको रिप्लेस कर देंगे बी से 6 2 1। तो ये पहले हमने डिफाइन कर लिए ए वन ए टू ए थ्री। नाउ ए वन का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए वन का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं 6 2 1 1 1 -1 1 1 माइनस। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 6, इसको थोड़ा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा -2 1 1 -1 और प्लस 2 -1 1 और, तो ये हो जाएगा 6, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 -1 माइनस, ये हो जाएगा -2 -1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो सिमिलरली ये हो गया 3 प्लस 3 यानी कि हो गया 6। तो A1 का डिटर्मिनेंट हो गया 6। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, यूज करना है हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A2 क्या होगा, A2 मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 1 2 1 1 2 6 2 1 एंड 1 1 1। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1, ये हो गया -2 -1 -6 -1 -2 प्लस 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समय बचाने के लिए, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो -2 -1 हो गया -3, -1 -3 इंटू 3 हो गया 18 और ये हो गया -3, तो ये हो गया 3 3 6 यानी कि 12। A2 का डिटर्मिनेंट हो गया 12। A3 की बात करते हैं। A3 का डिटर्मिनेंट, A3 क्या है आपके पास, ये है, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 -1 -2 -1 1 -4 प्लस 6 1 -1 प्लस 2, ये हो गया -3 प्लस 3 प्लस 8।
ये हो जाएगा 18। तो A3 का डिटर्मिनेंट हो गया आपके पास 18। अब हमने A1 A2 A3 के डिटर्मिनेंट निकाल लिए, अतः क्रेमर के नियम से क्या होगा, x की वैल्यू होगी A1 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट। A1 का डिटर्मिनेंट है 6, A का डिटर्मिनेंट है 6, तो x की वैल्यू हो गई 1। y क्या हो जाएगा, A2 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट। A2 का डिटर्मिनेंट है 12, तो x y क्या हो जाएगा 2, और z क्या होगा A3 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट यानी कि 18 अपॉन 6 यानी कि 3। तो यानी कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका गिवन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, जो कि हम करेंगे ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की सहायता से। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। अगर आपको किसी स्टेप में, किसी मेथड में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे या डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि मैंने स्किप किया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नोट करता हूँ मैं पहले। तो ये आपको सिस्टम दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ ए मैट्रिक्स जो है वो आपको दे रखी है 1 1 2 3 2 1 2 1 3, और बी मैट्रिक्स जो है या बी कॉलम बोल सकते हो 1 7। अब ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो नाउ हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं ए इज टू बी। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, और मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए डॉट लगा रहा हूँ, और फिर बी जो मैट्रिक्स है उसको मैं एज इट इज यहाँ पे नोट कर दूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो इससे पहले जो डैश लाइन से जो लेफ्ट में लिखी हुई है उसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, जो इसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो पहला एलिमेंट तो 1 है, इनको जीरो करना है यहाँ पे, इन दोनों को, और इन दोनों को जीरो करना है। तो पहले इन दोनों को जीरो कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं पहला सेकेंड रो लिखता हूँ। सेकेंड रो है 3 2 1 और 7। 3 को जीरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट रो है हमारी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम पूरी को, तो क्या आएगा 3 3 6 एंड 3। माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, और 7 माइनस 3 हो गया आपका 4। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो फर्स्ट रो 1 1 2 1, सेकेंड हो जाएगी 0 माइनस 1 माइनस 5 और 4। इसी प्रकार से हम थर्ड रो को भी चेंज कर देंगे। थर्ड रो क्या है 2 1 3 2। 2 को 0 कैसे करेंगे, फर्स्ट जो रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 4 और 2 माइनस करेंगे, तो माइनस ये कैंसिल आउट हो गया 0, 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, 3 माइनस 4 हो गया माइनस 1, 2 माइनस 2 हो गया 0। तो थर्ड रो क्या बनेगी 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0। जो भी हमने ऑपरेशंस किए हैं वो हम साइड में लिख दें। तो हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस 3R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दिया R3 माइनस 2R1। अब बात करते हैं हम, ये दोनों जीरो हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से इसको जीरो करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहले काम करते हैं हम, तो ये जो एलिमेंट है ये तो हमने जीरो बना दिया, यानी कि पहले एप्सिलॉन फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये ठीक है, इसको इसकी सहायता से इसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो करते हैं जीरो। फर्स्ट जो 2 रो है उनको हम एज इट इज लिखने वाले हैं। अब ये जो नीचे वाली रो है इसको हम डिलीट करेंगे। तो माइनस वन जीरो है, और जो सेकंड रो है हमारी उसको भी लिख देंगे -1 -5 और 4। इनको आपस में क्या कर देंगे, माइनस।
प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो गया, और 1 माइनस का है और 5 प्लस का है तो ये हो गया 4, 0 - 4 हो गया आपका -4। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 4 और ये हो गया -4। ठीक है, हमने क्या किया, R3 को रिप्लेस कर दिया R3 - R2। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की शुरुआत करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। हम एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट एक काम करते हैं हम 2 ऑपरेशन, क्योंकि ये एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से, और इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया -4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया -1। हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस कर दिया -R2 से, और R3 को रिप्लेस कर दिया 1/4 R3। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये तो आपका 1 बन गया, ये क्या बनना चाहिए, 0। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो सेम हम अप्रोच स्टेब्लिश करते हैं। इस 1 की सहायता से क्या करेंगे, इसको, इन दोनों को क्या बनाएंगे, 0 बना देंगे। तो पहले ऊपर वाले को बनाता हूँ 0 में, तो 1 1 2 1। इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 2 -2, और इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, और 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 2 हो गया आपका 3। ऑलराइट, तो फर्स्ट रो जो है आपका हो जाएगा 1 1 0 एंड 3। इसमें क्या किया हमने, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 - 2 R3। अब बात करते हैं 5 को 0 करेंगे, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप 0 बनाने के चक्कर में 0 को नॉन 0 ना कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। ये 0 हो गया, 1 - 0 हो गया 1, 5 - 5 हो गया 0, और ये हो जाएगा 1। तो 0 1 0 1 0 1 0 1। तो R2 को रिप्लेस कर दिया मैंने R2 - 5 R3 से, और ये जो लास्ट रो है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पार्ट बन गया, बट इसको क्या करना है, 0 करना है। इसको क्या करेंगे, R1 में से R2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फाइनली हमारे पास बन गया, सीधा माइनस कर देता हूँ, 1 - 1 0 1, सॉरी 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 0 0, एंड 3 - 1 हो गया 2। ये हो गया 0 1 0 1 0 0 1 माइनस। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये आपका चेंज जो सॉल्यूशन होगा, तो अतः हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अतः x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू होगी 1, और z की वैल्यू होगी -1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 - R2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे, और एक साथ में ये बी मैट्रिक्स जो है हम ऐड कर देंगे इसमें। फिर इसको क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। रूल आपका सिंपल रहेगा, कैसे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट एलिमेंट की सहायता से इन दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर इस एलिमेंट की सहायता से इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसकी सहायता से इन दोनों को 0 करेंगे। यानी कि पहले हम इस तरफ से आएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में काम करेंगे, और फिर हम उल्टा डायरेक्शन में काम करेंगे। तो इसे बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। अगर हम केवल एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो उसे बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए गॉस जॉर्डन मेथड है, जो कि क्या करता है, एग्जैक्टली हमें सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हमने पहले इसकी सहायता से इन दोनों को 0 किया, फिर इसकी सहायता से इसको 0 किया,
फिर इसको 1 करने के बाद में इसकी सहायता से इन दोनों को 0 किया और फिर इसकी सहायता से इसको 0 किया, तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मिल जाएगा हमें सॉल्यूशन। ये x का मान, ये y का मान और ये z का मान। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने देखा असमघात रैखिक समीकरण निकाय, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हमने कंडीशन देखी कि कब इसका सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट होता है, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। और उसके दो टाइप से सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर रैंक बराबर आपस में नहीं होती है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमने कुछ रूल्स देखे कि n क्रॉस n का जो सिस्टम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, जो हमने डिस्कस किए। एक इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, जब डिटरमिनेंट एक नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इनवर्स मैट्रिक्स से कर सकते हैं। क्रेमर के नियम से कर सकते हैं, जहां हमें मैट्रिक्स निकालनी होगी a1 a2 a3। a1 क्या होगी, जो a का पहला कॉलम है उसको हम b से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। a के पहले कॉलम को हम b से चेंज कर देंगे, तो x हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा a1 का डिटरमिनेंट अपॉन a का डिटरमिनेंट। इसके बाद में हमने देखा ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको हम चेंज कर देंगे आई, ए मैट्रिक्स को चेंज कर देंगे आई में, तो ये जो बी डैश होगा ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड। अब हमने एग्जांपल्स देखे कि इस एग्जांपल को हमने क्रेमर रूल से देखा कि a1 a2 a3 कैसे निकालते हैं और उसकी सहायता से x y z को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और उसके बाद में हमने देखा ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है, हम इस संवर्धित मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो हमें मिलेगा ये मिलेगा हमें सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे और उसकी सहायता से नॉन स्क्वायर यानी कि m क्रॉस n जो सिस्टम है उसको सॉल्व करने की टेक्निक देखेंगे। उसी में हम देख लेंगे कि कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और कब नो सॉल्यूशन होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।